नमस्कार दोस्तों। परीक्षा धाम यूनिट 7 में आज हमें जैव विविधता को पढ़ना है, अर्थात बायोडाइवर्सिटी को। लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। जैव विविधता। तो जैव विविधता होती क्या है, अर्थात बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो कोई भी क्षेत्र पृथ्वी का जहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, पर्यावरण है, पारित तंत्र है, इसके जो आपसी संबंध जो बनता है और उस संबंध को बनाकर जो रहते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं, उसे हम जैव विविधता कहा जाता है। इसका जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड ओ विल्सन को इसका जनक कहा जाता है। और इस जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वॉल्टर जी रोजेन ने इसका प्रयोग किया था। विश्व में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है और सबसे कम ध्रुवों पर पाई जाती है। और जैव विविधता वाला देश सबसे ज़्यादा कौन सा है? जहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता है वो है ब्राज़ील। और भारत में ये क्षेत्र शांत घाटी है। यह लागू कब हुआ था? तो 2002 में इसको लागू किया गया था। एक्ट कौन सा है? जैव विविधता अधिनियम 2002। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर 2003 में बनाया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में। भारत की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है और हर वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता का मापन करने की भी 3 विधियाँ होती हैं। एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है। अल्फा विधि क्या होती है कि एक छोटा सा समुदाय हम ले लेते हैं, उसके भीतर जो छोटे पैमाने या स्थानीय स्तर पर जो प्रजातियों की विविधता पाई जाती है उसका वर्णन है। अब इसी एक समुदाय की जगह जब हम 2 समुदाय या 2 अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र को लेते हैं, उसके बीच विविधता का वर्णन करते हैं तो वो बीटा विविधता होता है। अक्सर नदी या पर्वत चोटी जैसी स्पष्ट भौगोलिक बाधा से अलग होती है। ये गामा विविधता क्या है? ये बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। इसका अध्ययन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। मतलब ये कि अल्फा छोटा है, बड़ा बीटा उससे बड़ा है और गामा सबसे बड़ा है। जैव विविधता के हम प्रकार भी देखते हैं। एक तो होती है आनुवंशिक। ये क्या होता है? एक ही प्रजाति में पाए जाने वाले जीन संबंध की विविधता है। दूसरी प्रजाति जैव विविधता, ये विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है। फिर एक पारिस्थितिकी तंत्र, तो किसी एक क्षेत्र में उसके पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता है। अब हम देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण। जो संरक्षण होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो स्वस्थानीय और एक होता है बास्थानीय या परस्थानीय, एक्स सीटू और इन सीटू। तो इन सीटू क्या होता है कि जहाँ जीव जंतु के जो प्राकृतिक आवास है हम उनका वहीं संरक्षण कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव आरक्षित मंडल। मतलब कि हमने अलग से कुछ बनाया नहीं है, जो नेचुरल हैबिटेट उनका है वहीं पर है, हम उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब एक आता है एक्स सीटू। अब जैसे जीव जंतु हैं उनके प्राकृतिक आवास में खतरा होने पर क्या होता है, हम एक अलग आर्टिफिशियल हैबिटेट या कृत्रिम आवास बनाते हैं और उसको बनाकर हम उनका संरक्षण करते हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क, सफारी बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर नर्सरी। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? उसमें बहुत सारे ज़ू में बहुत सारे चिड़िया आते रहते हैं। तो क्या वो उस क्षेत्र के हैं? नहीं। हमने क्या किया है कि एक आवास बनाया है और वहाँ बहुत सारे क्षेत्रों को लाकर हम जीव जंतुओं को लाके वहाँ पे हम संरक्षित कर रहे हैं। तो वो क्या है? परस्थानीय। तो हमें ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि जूलॉजिकल पार्क अगर कोई पूछे तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स सीटू का। अब राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं हम। इसके बारे में ये हमें जानना है कि इनके रूल्स और रेगुलेशंस कैसे रेगुलेट होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित है, ठीक है। सामान्यतः आरक्षित वनों में पाया जाता है। पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध है।
वर्तमान में कुल 106 नेशनल पार्क है। 10 अगस्त 2030 तक की बात है, 23 की। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस, लद्दाख में। और सबसे पहला जिम कॉर्बेट। और 106वां जो है वो रायमोना नेशनल पार्क असम में है। इसके बाद हम देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, पर अब जब हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, वहाँ पे मानवीय क्रियाकलाप सीमित होते हैं, वहाँ पूर्णतः प्रतिबंधित था। ये सामान्यतः संरक्षित वनों में पाया जाता है। यहाँ पर भी पशु चराई पर प्रतिबंध नहीं है। तो ये पशु चराई पर प्रतिबंध ये नहीं है, सॉरी। और यहाँ पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध है। तो यहाँ चीज़ें जितनी कड़ी तरीके से लागू हैं, उसको यहाँ पे हमने उतना ही लचीला कर दिया है। वर्तमान में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 570 PIB के अनुसार 10 अगस्त 2023 तक। इसके बाद देखते हैं, एक है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। यह भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग में है। अलीराजपुर जूलॉजिकल पार्क कलकत्ता में है। जगदीश चंद्र बोस भारतीय उद्यान ये कलकत्ता में है और भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है। ठीक है। जैव आरक्षित मंडल जैव विविधता के संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 18, जिसमें से कुल 12 यूनेस्को में शामिल हैं। ये देखिए आप, ये कोड जोन है, ये बफर जोन है और ये ट्रांजिशन जोन है। तो ये किस तरीके से संरक्षण होता है जोनिंग पैटर्न बायोस्फीयर रिजर्व का, उसके बारे में बताया गया है। कोड क्षेत्र क्या होता है? जहाँ वन्य प्राणियों के रहने, जीवधारियों के लिए रहने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, भोजन उपलब्ध कराया जाता है और वन्य प्राणी और वन्य का सर्वाधिक घनत्व भी इसी क्षेत्र में होता है। यह एक ऐसे मॉनिटरिंग या शोध कार्य की अनुमति होती है यहाँ, ठीक है, और जिसका प्रतिकूल प्रभाव इस पर नहीं पड़े। तो हम मॉनिटरिंग और शोध कार्य वैसा करें जिससे पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह मानव क्रियाकलाप यहाँ प्रतिबंधित होता है। ठीक है। इसके बाद है बफर जोन जो बीच का है। जोन का प्रबंधन कौन कर रहा है? प्रशासनिक अधिकारी। यह पर्यटन, शोध कार्य, पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण आदि की अनुमति होती है। यह सीमित मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति यहाँ पे होती है। इसके बाद है संक्रमण जोन। यह सबसे भारी क्षेत्र है और मानवीय क्रियाकलाप यहाँ किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में होटल, मनोरंजन के साधन और टिकट हाउस स्थित होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं समाचार पन्नों से। 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया। यह छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित है। केन नदी इस बायोस्फीयर रिजर्व से होकर गुजरती है और हाल ही में चर्चित बक्सवा के जंगल इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है। प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व हम देख लेते हैं। नीलगिरी, ये 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है कब? 1986 में, और यूनेस्को में शामिल होने वाला भी पहला है, लेकिन कब शामिल हुआ था? 2000 में। दूसरा है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है, ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। ग्रेट निकोबार अंडमान में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। मानस असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। डिब्रू सैखोवा असम में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल में है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और कंचनजंगा सिक्किम में है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ईयर भी याद करना है तो। फिर है अगस्तमलाई, ये केरल और तमिलनाडु में है। अचान कमार छत्तीसगढ़ और MP में है। कच्छ गुजरात में है। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल में है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है और पन्ना MP में है। कब बना था? 2011 में बायोस्फीयर, और 2020 में आप ये देख रहे हैं, ये दिया हुआ है। ये है एक डायग्राम। अब हम जानते हैं कि जैव विविधता की जो क्षरण हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो एक तो कारण होता है मानव जनित, दूसरा होता है प्राकृतिक। तो मानव जनित कारण क्या है? शिकार और तस्करी, आर्थिक दोहन, आवासीय विकास, तटीय क्षेत्र का विकास। प्राकृतिक में बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन और हिमस्खलन। अब हम जानते हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या होता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ जीवों व पौधों की स्थानिक प्रजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता के हॉटस्पॉट। इसके कुछ आधार भी डिसाइड किए गए हैं, जैसे जीवों की कुल संख्या के आधार पर,
प्रजातियों की संख्या के आधार पर जो खतरे में हैं। वर्तमान में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं और भारत में कुल 4 हैं। कौन कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। चारों याद करना है क्योंकि एमपीपीएससी ऑब्जेक्टिव पूछता है। इंडो बर्मा सुंडालैंड अपवादिक स्थिति में भारत में शामिल किया जाता है। एक है हॉप स्पॉट। अधिक जो सागरीय जैव विविधता वाले हैं वो क्या होंगे? हॉप स्पॉट लक्षद्वीप और अंडमान में है। तो हॉट स्पॉट क्या है? जहाँ प्रजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक हो। और हॉप स्पॉट क्या है? जहाँ सागरीय जैव विविधता वाले क्षेत्र हों। जैव विविधता से संबंधित कुछ संगठन हम देखते हैं। IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है और कार्य क्या है? रेड डेटा बुक का प्रकाशन करना। फिर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। गठन कब हुआ? 1961 में। मुख्यालय सेम है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। शुभंकर GN पांडा और IUCN का एक सहायक संगठन है। IUCN के रेड डेटा बुक को हम जानते हैं। 1963-64 से इस पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। यह 9 प्रकार की सूची होती है। इसमें जो खतरे में होती हैं प्रजाति उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक हरा पेज, दूसरा लाल या गुलाबी पेज। हरे पेज में खतरे से बाहर की प्रजातियों को रिकॉर्ड किया जाता है। जो लाल या गुलाबी हो उसमें संकटग्रस्त या खतरा वाली प्रजातियों को रखा जाता है। IUCN की जो लिस्ट है उसमें हम वनस्पति एवं जंतुओं की कमी होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए हम बहुत सारी श्रेणियाँ विभाजित करते हैं जो 9 हैं। एक तो एक्सटिंक्ट अर्थात विलुप्त प्राय, वन से विलुप्त, अति संकटग्रस्त, संकटापन्न, संकट निकट, आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं, अनाकलित और संवेदनशील। तो ये सब एक एक करके जो क्रम होता जाता है और सबसे खतरनाक स्थिति है विलुप्त प्राय अर्थात एक्सटिंक्ट की। इसके बाद हम देखते हैं विलुप्त प्राय क्या होता है? जिनका अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो चुका है, जैसे मैमथ, डोडो और डायनासोर। और वन से विलुप्ति जो वर्तमान में खेती अथवा कैद में होने के कारण जीवित हैं और अपने पूर्व प्राकृतिक आवास इनके विलुप्त हो चुके हैं। अति संकटग्रस्त अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड वे प्रजातियां जो निकट भविष्य में विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं, जैसे भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया, गिद्ध, हिमालय बटेर, भारत चीता आदि इसके उदाहरण हैं जो विलुप्त होने के खतरे के सामना कर रहे हैं। फिर संकटग्रस्त क्या होता है कि इनमें विलुप्त का निकट भविष्य में खतरा होता है और गंभीर स्तर तक इनकी प्रजातियों की जनसंख्या घट चुकी है। इनके प्राकृतिक आवास भी पूरी तरह से घट चुके हैं, जैसे गंगा डॉल्फिन, शेर, पूंछ वाले बंदर, लाल पांडा, हिम तेंदुआ, थॉमिन डियर। फिर है संकटापन्न अर्थात वल्नरेबल, जिनकी संख्या कम होने के कारण विलुप्ति का खतरा बना होता है, जैसे भारत में एशियाई शेर। फिर नियर थ्रेटेंड ये प्रजातियां जो संकटग्रस्त प्रजातियां बन सकती हैं अगर वर्तमान कारक का प्रकोप जारी रहा तो इनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आएगी, जैसे भारत में भालू। फिर आंकड़े पर्याप्त नहीं, जिसके बारे में हमें अभाव है आंकड़ों का, इसलिए इनको श्रेणी में नहीं रखा जाता। अनाकलित जिनका आकलन मापदंड के अनुसार नहीं हुआ और संवेदनशील जो दुर्लभ श्रेणी के पहुंचने के करीब है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। NTCE अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2018 में एक रिपोर्ट बाघ स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत की गई। इसके बाद बाघों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाना था। इसके तहत MP का जो कान्हा टाइगर है वहाँ से एक बाघ महावीर और बांधवगढ़ से एक बाघिन सुंदरी को उड़ीसा के सतकोसिया में स्थानांतरित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? दिसंबर 2005 में। इसके बाद देखते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन 1972 में किया गया था। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में केरल फर्स्ट पे है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन अर्थात छाता विधान भी कहते हैं। इको मार्क किस लिए दिया जाता है? भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। साइलेंट स्प्रिंग बुक किसकी है? तो रिचर्ड कार्लसन की। किसी कंपनी के उत्पाद के पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर हैं, इसकी गलत जानकारी फैलाना।
मतलब कोई ऐसी कंपनी जो पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखा रहे हैं कि वो बेहतर है, तो उसको हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? 2030। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट या शांत घाटी में। कुछ गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग करना। यह बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। कावड़ ताल रामसर में बिहार क्षेत्र के बेगूसराय जिले में स्थित है। पॉइंट गलीमरे वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर साइट तमिलनाडु में है। पार्वती अर्गा यूपी के गोंडा में है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर ने की थी। ग्रीन हाउस गैस के अभाव में भू सतह का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या 0.4 फ़ारेनहाइट है। तापमान -18। 28वां जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ हो गया? दुबई में, और नवंबर 2023 में। महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा कैप्चर्ड कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्लू कार्बन। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से रिलेटेड है? क्योटो प्रोटोकॉल से। और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कोरिंगा मैंग्रोव वन क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की जो वन रिपोर्ट है उसमें MP के क्षेत्रफल कितना है? 77,493। यहाँ पे इतने में वन क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत किस राज्य में है? मिजोरम में। पगमार्क तकनीक का उपयोग हम जीवों की जनसंख्या के आकलन के लिए करते हैं। और जापान की मियावाकी तकनीक में एक छोटे से क्षेत्र में देसी पेड़ों की कई प्रजातियों को रोका जाता है। यह तकनीक 1970 में प्रारंभ हुई थी। और भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। इसी के साथ जैव विविधता का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।